तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई एडवांस फिजिक्स का 2026 पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद अ सेंटर ऑफ मास स्पीड v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर बाई 3 ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वर्टिकल एड्ज एज शोन इन द फिगर। तो इस क्वेश्चन में हमको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है। तो सॉलिड सिलेंडर एक रिजिड बॉडी है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। एंड वो जो सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। एंड उस सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी गिवन है, दैट इज रूट जी आर बाई 3। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, जो वेलोसिटी है, तो जी इज अ कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, सो दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना तो कोई फ्रिक्शन का रोल है, ना कोई टॉर्क वगैरह लग रहा होगा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इट हैज अ वर्टिकल एड्ज। हियर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। वो तो समझ में आ रहा है। एट द मोमेंट व्हेन द cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of its center of mass is। तो बेसिकली ये जो भी आपका सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये रोल होते होते यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो डेफिनेटली कांटेक्ट लूज करेगा। तो जब ये सिलेंडर कांटेक्ट लूज करेगा उस समय इसकी वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमको बताना है। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो देखो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस क्या है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन के जरिए हम इतने डीप लेवल पे जाके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करेंगे। तो इस वीडियो से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, काफी नई नई चीजें सीखनी है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। दिस पर्पस द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जे डबल ई स्पेशली एडवांस का अगर आप पेपर की बात करो तो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन से जो हम कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे वो जरूर आगे हमारे काफी काम आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा सॉलिड सिलेंडर है उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। लेट अस एनालाइज द मोशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब देखिए, अब अगर आप कोई भी पार्टिकल लेते हैं इस सॉलिड सिलेंडर में, क्योंकि अगर ये सॉलिड सिलेंडर है इट इज मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो कोई भी अगर आप पार्टिकल लेते हैं तो ये जो भी आपका सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब ये है कि इट इज मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो एंड इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है वो अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, साथ में वो आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई। जब भी हम रोलिंग की बात करते हैं, सो रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस प्लस द ट्रांसलेशन मोशन। तो जब भी कोई भी बॉडी रोल करती है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रोल करता है, तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, साथ में आगे भी बढ़ता है। इसका मतलब एवरी पार्टिकल ऑन दैट ऑब्जेक्ट वो दो तरीके के मोशन करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हो, मतलब जो भी पार्टिकल होगा, वो आगे भी बढ़ेगा, वो एक लीनियर मोशन भी दिखाएगा, एंड साथ में वो सर्कुलर मोशन भी दिखाएगा। एवरी पार्टिकल वो एक सर्कुलर मोशन भी करेगा और एक ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, सुपरपोजिशन। जब भी कोई भी
पार्टिकल मल्टीपल मोशंस करता है तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है दैट इज द सुपरपोजिशन. तो हियर द नेट इफेक्ट विल बी द सुपरपोजिशन ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन एंड द सर्कुलर मोशन ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल. तो ये बात तो हमको बिल्कुल समझ में आ गई. तो अगर मैं इस सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, ये सॉलिड सिलेंडर इट इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसका मतलब दिस सॉलिड सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी दिस. ये जो सेंटर के अलोंग अगर मैं कोई लाइन खींच देता हूँ, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. एंड इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो रोटेट कर रहा है, साथ में वो ट्रांसलेशन मोशन वो आगे भी बढ़ रहा है एंड अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है. दैट इज रोलिंग. एंड हमने ये भी देखा, इसको फील किया कि एवरी पार्टिकल प्रेजेंट ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर विल बी अंडरगोइंग टू टाइप्स ऑफ मोशन. वो लीनियर मोशन भी करेगा, साथ में वो सर्कुलर मोशन भी करेगा अबाउट द सेंटर. कोई भी पार्टिकल आप देखोगे वो दो प्रकार के मोशन करेगा, लीनियर एंड सर्कुलर. अब हम यहाँ पे एक और, अब हम इन दोनों मोशन को एनालाइज करते हैं कि लीनियर मोशन का बिहेवियर कैसा होगा और सर्कुलर मोशन का बिहेवियर कैसा होगा. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिजिड बॉडी. तो सबसे पहले रिजिड बॉडी होती क्या है इसको समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी की खासियत क्या होती है. फिक्स्ड शेप एंड साइज थ्रू आउट द मोशन. तो रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेप एंड साइज फिक्स रहता है. मतलब कि वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो सॉलिड सिलेंडर है वो चपटा हो गया, वो जिस तरीके का है वो वैसा ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन. सो थ्रू आउट द मोशन वो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो नहीं करेगा इन इट्स शेप एंड साइज. तो रिजिड बॉडी का मतलब है फिक्स्ड शेप एंड साइज. उसको थोड़ा अगर आप और प्रिसाइजली एनालाइज करो, इसका मतलब है नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी का मतलब हमको समझ में आ गया कि फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी. अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा फील करते हैं. अब आप एक बात बताइए कि लेट अस सपोज मैं कुछ पार्टिकल्स लेता हूं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसका शेप फिक्स रहे, शेप एंड साइज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो डेफिनेटली बात बात ये है कि जो भी पार्टिकल्स है उनके बीच की दूरी सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन. क्योंकि अगर दूरी चेंज हो गई, इसका मतलब शेप एंड साइज में थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिलेगा. तो और दूरी सेम रखने का मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में. एक पार्टिकल के ऊपर बैठ के अगर आप दूसरे पार्टिकल को देखोगे आपको दिखना चाहिए कि वो रेस्ट पे है. सो देर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये हम फील कर पा रहे हैं. तो अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया रिजिड बॉडी की खासियत ये होती है कि उसका शेप एंड साइज फिक्स्ड होता है. इसका मतलब जो पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं थ्रू आउट द मोशन उसका बिहेवियर सेम होता है. मतलब all the particles they behave exactly in a similar manner and there is no relative motion between the particles. तो ये भी बात हमको समझ में आ गई. अब हम एक पार्टिकल को लेते हैं एंड उसके मोशन को एनालाइज करते हैं. तो अगर हम लीनियर मोशन की बात करें तो देखो अब इसको हम फील करते हैं, ठीक है. लीनियर मोशन को फील करते हैं. तो हम लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास एक वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब आप एक बात बताइए, इसको फील करिए कि अगर एक पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल्स को लीनियर डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से मूव करने पड़ेंगे. उसका रीजन ये है क्योंकि अगर वो किसी दूसरे वेलोसिटी से मूव करेंगे तो देर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स. इसका मतलब वो जो दूसरा पार्टिकल है अगर वो थोड़ा तेज मूव करेगा तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा शेप में, या अगर धीरे मूव करेगा तो भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा. तो अगर मैं चाहता हूँ कि रिजिड बॉडी बनी रहे, उसके शेप एंड साइज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो कॉमन सेंस में लगा रहा हूँ मैं, मतलब एकदम बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ.
लेट अस सपोज आपने कुछ भी ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे, एक बेसिक हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, उसके बेस पे हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया कि ठीक बात है, जो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी वेलोसिटी से सारे पार्टिकल्स को मूव करना पड़ेगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तभी जाके रिजिड बॉडी बनी रहेगी। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमने फील कर लिया कि जितने भी आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं ऑन द सॉलिड सिलेंडर, all of them will be moving in the horizontal direction with the velocity v naught। तो लीनियर वेलोसिटी मतलब जो ट्रांसलेशन मोशन है वो तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो रोल हो रहा है, तो ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग with a velocity of v naught, that is very clear to us and v naught is given to us। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। अच्छा, सर्कुलर मोशन से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, फिर हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओमेगा। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी थीटा बाई डी टी। अब देखो, अब एक कॉमन सेंस हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपको इसको फील करना पड़ेगा। मुझे रिजिड बॉडी बनाए रखने के लिए, मुझे फिक्स्ड शेप एंड साइज बनाए रखने के लिए, ये पक्की बात है कि ऑल द पार्टिकल्स इन दिस बॉडी शुड अंडरगो सेम डी थीटा बाई डी टी। मतलब पर यूनिट टाइम दे शुड कवर द सेम एंगल, देन ओनली द शेप एंड साइज विल बी प्रिजर्व। इसको फील करते हैं। देखो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए। ये आपका सेंटर है। अब हम कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। अब हम एक एनालिसिस करते हैं कि ठीक है, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो इस लाइन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब पर यूनिट टाइम वो जितना एंगल बनाएंगे, इस लाइन में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो जितना एंगल कवर करेंगे पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में लेके चलता हूँ, एक सेकंड में मान के चलो कि वो 1 डिग्री एंगल कवर करते हैं। एक सेकंड में उन्होंने 1 डिग्री एंगल कवर किया, तो पक्की बात है बाकी जो पार्टिकल्स होंगे उनको भी एक सेकंड में 1 डिग्री कवर करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शेप चेंज हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट रोल करता है, अगर रिजिड बॉडी है, अगर शेप में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, शेप एंड साइज में, तो पक्की बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है एंड उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो फोर्स हम बाद में लेके आएंगे, उस अभी हम कंफ्यूज नहीं होते, एक एक करके चलते हैं। अभी हम एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि हर एक पार्टिकल, क्योंकि देखो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन जब कर रहा होगा तो वो कुछ आर्क कवर कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, तो उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी जरूर होगी। तो अब हमको ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिजिड बॉडी का जो फंडा है, मतलब रिजिड बॉडी वो नहीं रह पाएगी, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। तो इतनी बातें हमको बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि रोटेशन मोशन की अगर मैं बात करूँ, रोलिंग में, तो एवरी पार्टिकल विल बी हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी, उसको मैं ओमेगा मान रहा हूँ। अब एक कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको, यू माइट बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। सो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से हम एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लीनियर वेलोसिटी अपॉन आर। यहाँ पे जो ये v है वो क्या है, इसको समझते हैं। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है,
लेट अस सपोज ये मेरा पार्टिकल है, ये जब सर्कुलर मोशन करेगा तो एक तो वो एंगल बनाएगा, मतलब एक एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पर यूनिट टाइम उसने जितना एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो उसका ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। साथ में ही वो एक आर्क लेंथ भी तो ट्रैवल कर रहा है। वो ये डिस्टेंस, इसको आप एक्स मान लो, ये एक्स पे तो ट्रैवल कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम उसने कितना एक्स ट्रैवल किया, दैट इज द लीनियर वेलोसिटी। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो वो एंगल भी कवर करता है, एक एंगुलर डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है, तो वहां से उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और साथ में वो एक आर्क लेंथ भी ट्रैवल करता है, तो वहां से उसकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी कि वो आर्क लेंथ को कितनी तेजी से कर रहा है। एंड स्मॉल आर इज द रेडियस, वो तो फिक्स है आपका। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ये वाली भी हमको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। अब देखो, कुछ पार्टिकल जो होंगे वो बहुत पास होंगे, मतलब कुछ पार्टिकल सेंटर के पास में होंगे, कुछ पार्टिकल सेंटर से दूर में होंगे। तो मैं दो पार्टिकल लेके चलता हूँ और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, एंड सेंटर से, या मैं अलग लाइन में ले लेता हूँ, एक पार्टिकल में यहाँ ले लेता हूँ, इसको आर मान लेता हूँ, इसको मैं 2r मान लेता हूँ। ठीक है। और हमको ये भी पता है कि इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी पड़ेगी, मतलब सेम होनी पड़ेगी, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। अब देखो, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, इट विल बी ओमेगा इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा विल बी वी ए बाई आर। एंड सेम, अब मैं इक्वेशन इसके लिए बना सकता हूँ, वी बी के लिए। तो वी बी विल बी ओमेगा इंटू 2r। ओमेगा विल बी वी बी बाई 2r। अब सिंस ओमेगा ओमेगा सेम है, वो क्यों सेम है वो हमको बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, दे have to move with the same angular velocity. I can say that okay, VA by R has to be equal to VB by 2R। और आर आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक काफी इंटरेस्टिंग आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, VB इज 2 टाइम्स VA। इसका मतलब ये जो पार्टिकल बी है, वो जो सर्कुलर मोशन जब करेगा तो जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी वो 2 गुना होगी एज कंपेयर टू ए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। उसका रीजन ये है कि देखो, बात ऐसी है कि दोनों को ये लाइक दोनों पार्टिकल्स को सर्कल पूरा चक्कर लगाना है इन द सेम टाइम। दोनों पार्टिकल्स को चक्कर लगाना है इन द सेम टाइम। अब जो पार्टिकल सेंटर से करीब होगा, सेंटर के करीब होगा, उसका जो चक्कर होगा छोटा होगा, क्योंकि 2 पाई आर डिस्टेंस है, आर छोटा है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहाँ पे टाइम सेम होगा। और जो पार्टिकल सेंटर से दूर है, उसको उसका रेडियस बढ़ गया तो उसको उसका चक्कर, उसका जो सर्कल होगा बड़ा होगा, उसको उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो समय उतना ही है। तो अगर उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मजबूरी में उसको तेज दौड़ना पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। तो हमने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन करी कि जो पार्टिकल्स दूर होते हैं सेंटर से, उनकी जो वेलोसिटी होती है वी, जब वो सर्कुलर मोशन करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है जिससे कि वो आर्क एक्सटेंड करते हैं, आर्क ट्रैवल करते हैं। तो अगर जो पार्टिकल सेंटर से दूर होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जो सेंटर के करीब होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसको भी हमने प्रूफ भी किया, फील भी किया। तो अब हमको रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ट्रांसलेशन मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, all the particles will be moving with the same velocity as that of the center of mass v naught. All the particles will be moving with the same angular velocity omega, and the particles which are far
from the center will be moving with a higher linear velocity in the circular motion as compared to the particles which are closer to the circle. इतनी बातें हमको क्लियर हो गई, तो रिजिड बॉडी का हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होपफुली। इतने डिस्कशन से आपको कुछ अच्छी क्लैरिटी मिली होगी, आपके कंसेप्ट्स पॉलिश जरूर हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, क्योंकि अब हमको ये जो सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर हो क्या रहा है वो तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। क्योंकि जब ये सॉलिड सिलेंडर मूव करेगा तो उसके पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे वो बिल्कुल मुझे समझ में आ गया है। सारे के सारे पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, उनका सर्कुलर मोशन करेंगे विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंड उनकी जो सर्कुलर मोशन के दौरान जो लीनियर वेलोसिटी होगी जो सर्कुलर, वो डिफरेंट होगी। और वो भी किस तरीके से रेडियस पे डिपेंडेंट है वो भी मुझे समझ में आ गया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रश्न में ये जो भी सॉलिड सिलेंडर है इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगेगा। न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे फोर्स नहीं लगता है तो वो अपना नेचर ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, जिस तरीके से वो मूव कर रहा है वैसे ही वो मूव करता रहेगा। तो इस प्रश्न में ना तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है ना कोई टॉर्क लग रहा है इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट सॉलिड सिलेंडर पे। तो पूरी जर्नी जब तक वो एड्ज पे नहीं पहुंचेगा उसका मोशन सेम रहेगा, मतलब इसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। देखो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो पॉइंट सरफेस से टच कर रहा है उसको मैं पी मान लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस हैज टू बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सरफेस, तभी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। इसको फील करते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग को। देखो, बहुत बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपका सरफेस मूव कर रहा है वीएस वेलोसिटी से, तो जो पार्टिकल उस सरफेस के कांटेक्ट में है अगर उसकी वेलोसिटी या तो ज्यादा होगी या कम होगी तो वो स्लिप करेगा, वो स्किड करेगा। स्लिप करेगा मतलब एक रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन दैट पार्टिकल एंड द सरफेस, तो हम कहेंगे स्लिप करेगा। एंड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से सरफेस मूव कर रहा है the particle which is in contact with that surface has to move with the same velocity. There should not be any relative motion. And if there is no relative motion, I will say that it is a scenario of pure rolling. कोई भी skid नहीं होगा, कोई भी relative motion नहीं होगा, तो स्लिप नहीं होगा। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अब हमको फील हो गया है, मतलब बिल्कुल। अब आप इसको विजुअलाइज करो। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सॉलिड सिलेंडर है वो स्लिप ना करे। स्लिप ना करने की कंडीशन क्या है कि जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से द पार्टिकल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस शुड मूव, देन ओनली इट विल बी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब इस प्रश्न में हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एट रेस्ट, so for it to be at rest it means vs is zero, it means vp has to be zero। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के तहत the velocity of the particle which is in contact with the horizontal surface should be zero। अब हम velocity of the particle at point P निकालते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं अभी तीन सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेट अस सपोज ये जो भी सॉलिड सिलेंडर है वो इस तरीके से मूव, मतलब रोटेट कर रहा है। जब वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है या रोल कर रहा है तो वो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में और आगे भी बढ़ेगा। अब हमको बेसिकली दोनों मोशन को एनालाइज करना है। देखो, हर एक पार्टिकल ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा, तो दोनों मोशन को एनालाइज करने के लिए मैं दोनों को ब्रेक कर देता हूँ, अलग अलग एनालाइज कर। तो मैं दो सर्कल्स बनाता हूँ, मतलब टू एनालाइज इट सेपरेटली। रफ मैं डायग्राम बना रहा हूँ। दीज आर द सेंटर्स। अब देखो, तीन पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, उसको एनालाइज करेंगे उसके मोशन को।
अब अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो पक्की बात है, तीनों के तीनों वी नॉट वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑल द थ्री पार्टिकल्स विल। अब हमको ये भी पता है कि ये सर्कुलर मोशन भी करेंगे पार्टिकल्स, तो जब सर्कुलर मोशन करेंगे तो उनका जो वी होगा वेलोसिटी वो टेंजेंशियल होगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्टिकल है, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इस डायरेक्शन में उसका वी होगा, एंड व्हाट विल बी दैट ओमेगा आर। एंड आर में कैपिटल आर ले रहा हूँ क्योंकि रेडियस गिवन है कैपिटल आर, सो ओमेगा आर। तो अब ये जो पार्टिकल है, इसको मैं नेम कर देता हूँ एबीसी, या मैं पी की या एबीसी कर देता हूँ, नीचे वाले को पी रहने देता हूँ, तो एबीपी। अब जो ए पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी वाला होगा वी, वो होगा ओमेगा आर, एंड उसका डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। तो हमने देखा कि वी नॉट और ओमेगा आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो आई कैन से दैट velocity of particle A will be v नॉट प्लस ओमेगा आर। अब मैं पार्टिकल बी की बात करूं तो उसका जो सर्कुलर मोशन होगा, तो जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट आप यहाँ बनाओ, तो दिस विल बी ओमेगा आर। एंड तो एक वी नॉट ऐसे लग रहा है और एक ओमेगा नॉट ओमेगा आर नीचे लग रहा है, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, वी नॉट इस डायरेक्शन में, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर मैं तीसरा पॉइंट लूं, पॉइंट पी, तो ट्रांसलेशन मोशन तो वही वी नॉट होगा। अब सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो ओमेगा आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो वीपी क्या होगा, अब हमको पता चल गया, वीपी जो होगा, वीपी हो जाएगा वी नॉट माइनस ओमेगा आर। एंड फॉर प्योर रोलिंग, फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इट हैज टू बी जीरो। तो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई, जो ओमेगा होगा वो हो जाएगा वी नॉट बाई आर। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट डिराइव किया, ये जो भी सॉलिड सिलेंडर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट बाई आर। तो जो पॉइंट ए है वो टू वी नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा, एंड पॉइंट पी की वेलोसिटी जीरो। इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि ये जो भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट इज वी नॉट बाई आर। अब जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा एड्ज पे, तो ड्यूरिंग द एंटायर मोशन इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, इसकी ट्रांसलेशन वाली वी नॉट भी सेम रहेगी, क्योंकि ना तो कोई फ्रिक्शन लग रहा है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बट इस पॉइंट पे चीजें बदल जाएंगी। चीजें क्यों बदलेंगी वो तो हम समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जैसे ही वो रोटेट करेगा, ये जो सेंटर है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मतलब मैं वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा कि जो सेंटर है वो एक आर्क ट्रैवल करेगा, एंड वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। या इसको थोड़ा और क्लियर बनाने के लिए मैं इसको नीचे तक ले जाता हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे आ गया, ज्यादा नीचे बना दिया, एक से इतना रख लेते हैं। मतलब एकदम प्योर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बेसिक विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी सेंटर ऑफ मास है उसकी हाइट चेंज हो गई। तो जब हाइट चेंज हुई तो हम कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। क्योंकि मेरे को करना क्या है कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालनी है। जैसे ही उसने कांटेक्ट लूज किया तो थोड़ा सा वो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब मैं एक बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मुझे देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है। हाइट चेंज होने का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी पक्का डिक्रीज हो रही है क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
शुड बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेट अस डू दैट। अब ये जो भी सर्कल है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ ताकि इसकी ज्योमेट्री को हम समझ सकें। तो मैंने बड़ा सर्कल बनाया, ये पॉइंट है सेंटर। तो यहाँ से मैंने ऐसे किया और मैंने ये विजुअलाइज किया कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक आर्क ट्रैवल करेगा, एंड वो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया सेंटर ऑफ मास। इसको मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब यहाँ आया तो पक्की बात है उसने कोई एंगल ट्रैवल किया होगा। तो लेट अस दिस इज थीटा, और मैं ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एच हाइट उसने ट्रैवल किया। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एच। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस में से आर कॉस थीटा, क्योंकि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ। देखो बेसिकली ये डिस्टेंस क्या होगी। सो दिस इज आर, हाइपोटेनस इज आर, दिस हाइपोटेनस इज आर। सो व्हाट विल बी कॉस थीटा हियर, हियर कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस को मैं वाई मान लेता हूँ, तो इस डिस्टेंस को मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई बाई आर। सो माई एच इज, रेडियस में से वाई माइनस कर देते हैं, तो एच विल बी आर माइनस वाई इज आर कॉस थीटा। तो बेसिकली दिस इज द डेल्टा एच, एक चेंज इन हाइट। सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एच, मतलब कितना उसने हाइट ट्रैवल किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो एच हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, आर माइनस आर कॉस थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। सो वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट रोटेट्स, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, एंड ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो मैं अब यहाँ पे बहुत एक खतरनाक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मतलब मैं प्रॉब्लम इजी कर रहा हूँ। अब अगर आप रोलिंग की बात करोगे तो रोलिंग में रोटेशन भी हो रहा है, साथ में ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन का भी फैक्टर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे उसको, मैं उससे बचने के लिए मैं यहाँ पे क्या एक शॉर्टकट लगा रहा हूँ। शॉर्टकट में यहाँ पे ये लगा रहा हूँ कि जैसे ही वो कॉर्नर पे आया तो उसका ट्रांसलेशन रुक गया, है ना। जैसे ही वो कॉर्नर पे आया तो ट्रांसलेशन मोशन तो कर नहीं रहा है, अब यहाँ पे वो प्योर रोटेशन करेगा। एंड जब वो रोटेशन करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो ये जो भी सॉलिड सिलेंडर है वो यहाँ से नीचे आएगा, है ना। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसका सेंटर ये बनेगा तो कुछ इस तरीके से वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम बस उस जर्नी को एनालाइज करेंगे। तो रैदर देन एनालाइजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज बिगिनिंग में वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन भी कर रहा है, तो मैं उसको वेट करता हूँ कि वो एड्ज तक पहुंच जाए। जैसे वो एड्ज पे पहुंचा, अभी भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि ना तो कोई टॉर्क लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी पे कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, बट उसका ट्रांसलेशन अब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से वो प्योर रोटेशन करेगा, क्वेश्चन में गिवन है। क्योंकि वर्टिकल एड्ज पे वो रोटेट करेगा, अराउंड द कॉर्नर वो रोटेट करेगा। एंड जब वो रोटेट करेगा तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है वो अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, फील करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फील कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम एक एक चीज को फील करेंगे एंड अप्लाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझते हैं क्या होता है। देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने कवर किए थे, उसमें हमने ऑलरेडी देखा कि जो पार्टिकल्स सेंटर से दूर होते हैं, जो पार्टिकल्स सेंटर से दूर होते हैं, दे मूव फास्टर। तो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी 2v होगी, और जो पार्टिकल्स सेंटर के पास होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होगी, v होगी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो पार्टिकल सेंटर से दूर होते हैं दे मूव फास्ट, जो पार्टिकल सेंटर के पास होते हैं उनकी वेलोसिटी रिलेटिवली कम होती है। अब हम इनर्शिया क्या होता है वो समझते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, दैट इज इनर्शिया। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा टू चेंज इन मोशन। तो लीनियर मोशन में मास की वजह से इनर्शिया होता है। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर उसका आपको मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। अगर कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फिर वो मूव करता रहेगा, उसको रोकना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। तो लीनियर मोशन की अगर हम बात करें, मास इज द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन होगा। बट अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो सिर्फ मास इज नॉट इनफ। मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑल्सो प्लेज अ रोल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब मैं रोटेशन की बात करता हूँ, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हो, तो जब रोटेट कराओगे तो इनर्शिया इज नॉट जस्ट अबाउट द मास बट ऑल्सो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको फील करते हैं, इसको अब हम प्रूफ करते हैं कि वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास प्लेज अ रोल। देखो हमने ऑलरेडी देखा कि जो पार्टिकल्स सेंटर के पास होंगे वहां पे आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोटेट कराने के लिए, क्योंकि उसको सिर्फ v वेलोसिटी चाहिए। बट जो पार्टिकल्स दूर होंगे सेंटर से, वहां पे आपको टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, वहां पे रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन ज्यादा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, तभी जाके वो मूव कर पाएंगे। दे नीड मोर वेलोसिटी, दे विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। इसका मतलब हम अब ये फील कर पा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स सेंटर से दूर होंगे दे विल ऑफर मोर इनर्शिया, they will offer more resistance to change in motion as compared to the particles which are close to the center। तो अब हमको फील आ गया कि ठीक है, अगर मैं एक रिजिड बॉडी की बात करूं, तो जब अगर मुझे उसको रोटेट कराना है, उस ऑब्जेक्ट को, रिजिड बॉडी को रोटेट कराना है, तो उसकी ज्योमेट्री या विल प्ले अ रोल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास विल प्ले अ रोल। तो अगर मेरे पास एक हॉलो रिंग है, तो हॉलो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि far away from the center the mass is concentrated and near the center there is no mass. So since all the mass is concentrated far away from the center it will offer more inertia, तो moment of inertia ज्यादा होगा। तो moment of inertia का हमको फील आ रहा है। moment of inertia का मतलब ये होता है कि moment of inertia takes into consideration the distribution of the mass and not just the mass, because in rotation जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो moment of inertia plays a role, distribution of the mass will play the role, because the resistance to change in motion is decided by the distribution of the mass and not just the mass। तो ये तो उसका मतलब हमको समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब उसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कोई अगर एक पार्टिकल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका फॉर्मूला होता है mr²। तो लेट अस सपोज ये पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? mr²।
where r is the distance of this particle from the center and mass is the mass of this particle. और पूरे बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको सम करो. तो यहाँ पे हम अब इस कंसेप्ट का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सॉलिड सिलेंडर का. लेट अस कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इट्स सेंटर. तो मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सॉलिड सिलेंडर में से बीच में से एक छोटा सा उसका एक पार्ट ले रहा हूँ. लाइक आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एरिया फॉर माई एनालिसिस. तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है, वी नो दैट इसका रेडियस आर है. इसका रेडियस आर है, इट्स गिवन. इसका लेंथ मैं एल मान लेता हूँ. इसका लेंथ मैं एल मान लेता हूँ, कैपिटल एल. और इसका डेंसिटी मैं रो मान लेता हूँ. डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखो, सो वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो इस सिलेंडर का मास में, मतलब पूरे का मास में एम मान लेता हूँ और वॉल्यूम में कैपिटल वी मान लेता हूँ. तो आई कैन से दैट द मास विल बी रो वी एंड आई कैन से दैट मास इज एंड वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है. एरिया इंटू लेंथ. ये तो पूरे का मास हो गया. तो अब हमने ये देखा कि जो सॉलिड सिलेंडर है इसका जो पूरे का मास होगा वो हो जाएगा रो ए एल. अब मैंने जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसका जो स्मॉल मास होगा डीएम, क्योंकि वो जो एलिमेंट मैंने लिया है उसका डेंसिटी तो सेम रहेगा, उसका लेंथ भी सेम रहेगा. क्योंकि मैंने एक छोटा सिलेंडर लिया है ना, मतलब एक बड़े सिलेंडर के अंदर से मैंने एक छोटा सिलेंडर लिया है, उसका एरिया छोटा होगा, डीए होगा. तो द डीएम, द स्मॉल मास इज रो एल डी ए. ठीक है. नाउ फॉर द सिलेंडर व्हाट विल बी द एरिया? सरफेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल. अब अगर मैं इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, सो इट विल बी 2 पाई आर. सो इंस्टेड ऑफ डी ए आई कैन राइट 2 पाई आर डी आर. आई कैन से दैट ओके, जो स्मॉल मैंने सिलेंडर लिया है उसका जो मास होगा वो हो जाएगा रो एल. डी ए की जगह पे आई कैन राइट 2 पाई आर डी आर. दैट्स इट. अब व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेट करो आप सारे मासेस को, एम आर स्क्वायर होता है, सो डी एम आर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर फॉर अ सिंगल पार्टिकल, बट फॉर अ rigid body we can take a small mass and integrate it because of the symmetry. तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ लगा लेते हैं. टीएम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. जो हमने एक छोटा एलिमेंट लिया, हमको एलिमेंट ऐसा लेना है जो सिमेट्रिक हो, जिसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाए. तो मैंने छोटा सिलेंडर लिया, उसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो मुझे बड़ा सिलेंडर मिल जाएगा. तो छोटा सिलेंडर का मास मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, रो एल 2 पाई आर डी आर. अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट 2 पाई रो एल बाहर निकाल सकता हूँ. एंड मुझे सिर्फ आर क्यूब का इंटीग्रेशन करना है. एंड आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर टू द पावर ऑफ 4 बाई 4. So this we have to do. So what it will be? Pi by 2 L R to the power of 4. Now what is rho? Rho is the density. Density is mass upon volume. So instead of rho, I can write mass as capital M and volume. What is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder is area into length. So pi r square L. So now we can pi cancel, L cancel, r square cancel. So it will be half mr square. तो हमने प्रूव कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट दिस
एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं ये सेंटर मान के चल रहा हूँ, अबाउट दिस एक्सिस इज हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। देखो, अब जब ये कॉर्नर पे पहुंचेगा, ये जो सॉलिड सिलेंडर है, व्हेन इट विल रीच द एड्ज, अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एड्ज हो जाएगा, ना कि ये सेंटर होगा, क्योंकि नाउ इट विल रोटेट अलोंग विद दिस कॉर्नर एड्ज। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, इसके अलोंग निकालना है। मैंने सेंटर के अलोंग निकाला है, मुझे इसके अलोंग निकालना है, कॉर्नर के अलोंग। तो घबराने की बात नहीं है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, उसका ये कहना है कि अगर आपने सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है, तो सिंपली आप एम आर स्क्वायर ऐड कर दो, सिंपली आप एम आर स्क्वायर ऐड कर दो। तो जो सेंटर के अलोंग निकाला है उसमें अगर आप एम आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द कॉर्नर आपको मिल जाएगा, वही हमको चाहिए। तो कुल मिला के जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज 3/2 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी हमको समझ में आ गई। अब हम इसका यूज करके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। एंड अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ओके, सो लेट अस लुक एट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई एम कॉलिंग इट के आई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई, ओमेगा विल बी द उसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इट विल बी बेसिकली 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द कॉर्नर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आई जस्ट सब्सटीट्यूट द रिजल्ट, 3/2 mr² मल्टीप्लाइड बाई द एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, विच इज v0/r। बिकॉज हमको पता है कि इनिशियली उसकी एंगुलर वेलोसिटी v0/r है, हम ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं। आई जस्ट पुट द रिजल्ट, v0/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली आर स्क्वायर विल कैंसल, सो इट विल बी 3/4 m v0²। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब वो एड्ज के अलोंग रोटेट कर लेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, 3/2 mr²। अब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैं ओमेगा 1 मान रहा हूँ, आई डोंट नो दैट, बिकॉज डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। तो मैं ओमेगा 1 मान लेता हूँ, ओमेगा 1²। सो इट विल बी 3/4 mr², ओमेगा 1²। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आई कैन से दैट दैट विल बी 3/4 m। देखो 3/4 m दोनों में कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास टर्म है r² ओमेगा 1² माइनस v0²। एंड v0 की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई। नाउ आई गेट rid ऑफ ऑल दिस कैलकुलेशंस बिकॉज आई गॉट द रिजल्ट। एंड अब हम रिजल्ट को एनालाइज करके लेट अस ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर इट लूजेस द कॉन्टैक्ट, द सिलेंडर लूजेस द कॉन्टैक्ट। एंड यहाँ पे मैं कैपिटल M आई कैन टेक एज द मास। तो मास विल गेट कैंसल्ड, बट उसके अलावा अभी भी ये क्वेश्चन अटका हुआ है, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि हमको थीटा नहीं पता है, कॉस थीटा। आर तो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है चलेगा। v0 हमको पता है, हमको ओमेगा 1 नहीं पता है। तो अभी भी इस इक्वेशन में दो ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पता है, कॉस थीटा एंड ओमेगा 1। तो हमको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी हम हमारा काम बना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस एनालाइज करते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो इसको मैं थोड़ा एम्पलीफाई करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है, दिस इज द एंगल थीटा। तो पक्की बात है दिस विल बी mg cos थीटा। एंड ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये सेंटर है बेसिकली। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेंटर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो बात ऐसी है कि अगर हम इस सेंटर
की बात करें, सेंटर ऑफ मास की, तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इट हैज एक्सटेंडेड एन आर्क। तो सर्कुलर मोशन करने का मतलब क्या है कि सेंटर पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv² by r। तो कुल मिला के सेंटर पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। आई कैन से दैट सेंटर पे जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज mg cos θ माइनस एन, mg cos θ माइनस एन। इट हैज टू बी इक्वल टू, क्योंकि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो पक्की बात है सेंटर पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, दैट इज mv²/r। नाउ व्हेन द सिलेंडर लूजेस द कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब सिलेंडर कॉन्टैक्ट लूज करेगा उस दौरान मुझे वेलोसिटी बतानी है, तो डेफिनेटली व्हेन द सिलेंडर विल लूजेस द कॉन्टैक्ट एन विल बिकम जीरो, बिकॉज देर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन। सो वी विल जस्ट हैव mg cos θ m/r, एंड इस v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v इज ω/r, एंड यहाँ पे ओमेगा विल बी ω1, क्योंकि जैसे ही वो सेंटर से कॉन्टेक्ट लूज कर देगा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 हो गई। तो ω1² r²। नाउ r I can cancel, mass will get cancelled, so ω1² I'll get g cos θ/r, that's it। तो अब मैं इस इक्वेशन में ω1² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो लेट मी डू दैट। सो आई कैन से दैट gr माइनस gr cos θ, इट इज इक्वल्स टू 3/4 r², and instead of ω1 r² I can write the result g cos θ/r minus 3/4 v0²। नाउ लेट अस एनालाइज द मोशन, मतलब इस इक्वेशन को अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से मैं r कैंसिल कर सकता हूँ, तो आई हैव gr cos θ। अब जो v0 हमको पता है वो भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि v0 गिवन है, तो v0² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो गिवन रिजल्ट है gr/3। लेट मी पुट दैट, तो 3 भी अब कैंसिल हो जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ कि सारे टर्म्स में जी आर मौजूद है, तो नाउ आई कैन गेट रीड ऑफ द जी आर। आई कैन कैंसिल ऑल द जी आर, सो इट विल बी 1 - cos θ इक्वल्स टू 3/4 cos θ माइनस 1/4। cos θ की वैल्यू अब निकाल लेते हैं, सो आई विल गेट 7/4 cos θ इक्वल्स टू 3/4। अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, तो 5/4 होगा, 5/4। तो 4 कैंसिल, cos θ विल बी 5/7। तो अगर cos θ पता चल गया तो क्या मुझे ω1 पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ω1² विल बी g/r, एंड इंस्टेड ऑफ cos θ what I can write 5/7, because that we calculated। now v is ω/r, so ω will be v/r। तो इस ओमेगा की जगह पे आई कैन राइट v/r, so v/r का स्क्वायर। so finally I can write the answer, v will be √ऑफ r² ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो gr 5gr/7। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी इज मैचिंग 5gr/7। तो साथियों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, काफ़ी इन डेप्थ हमने एनालिसिस करी, एंड मैंने कोशिश किया कि बहुत बेसिक फंडामेंटल्स भी आपके मैं क्लियर करूं। आई होप आपको काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इन डेप्थ एनालिसिस, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, आप मेरे गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क करिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, एंड लेट अस पुट एफर्ट्स, लेट अस क्रैक JEE Advanced with some good rank. Let us get into IIT, which is very much possible with the conceptual understanding. Thanks for watching. Thanks for your time.